Hey guys, hi. So, time for our next video, right? So, अभी तक हमने क्या क्या किया? Simple. We talked about कि photosynthesis होता क्या है? We talked about experiments. कैसे पता चला हमें किस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, वाटर कंज्यूम होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल एसेंशियल है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। अब हमें समझना है कि भाई ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वेयर डज दिस फोटोसिंथेसिस हैपन इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो हमें इतना पता है दैट द चीफ साइट, मेन साइट फोटोसिंथेसिस का क्या है, दैट इज लीव्स। और लीव्स में कहाँ, लीफ के मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, अगर आपको एनाटॉमी याद हो तो एनाटॉमी में पढ़ा था कि मेसोफिल सेल्स ग्राउंड टिश्यू होता है लीफ का, वहीं पे पेलाइसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। पेलाइसेड पेरेन्काइमा इज वेरी रिच इन क्लोरोप्लास्ट, तो वहां पे आपके क्लोरोप्लास्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है, तो भाई देखो क्लोरोप्लास्ट में तीन मेम्ब्रेन को हमें समझना है। पहला मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन, विच इज आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ये बाहर का क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। फिर आपको एक सेकेंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन दिख रहा है, दिस इज द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। सो वी हैव द आउटर मेम्ब्रेन एंड वी हैव द इनर मेम्ब्रेन। अब दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह हमेशा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाती है। इंटर मतलब बीच का, इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूल के बीच का कंपटीशन, बिल्कुल वैसे ही। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, अच्छी बात है। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो स्पेस है, उसको हम बोल देंगे स्ट्रोमा। ठीक है, उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। ओके, सो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है दैट इज स्ट्रोमा। बट स्ट्रोमा पूरा का पूरा फ्लूइड नहीं है। इस स्ट्रोमा में भी कुछ चेम्बर्स जो है फ्लोट करते रहते हैं। उन चेम्बर्स को क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। अब देखो ये जो एक चेम्बर है ना, दिस वन चेम्बर इज थाइलाकॉइड, टैबलेट जैसा है, एक चेम्बर को बोला थाइलाकॉइड। बट आप देख सकते हो बहुत क्लियरली यहाँ पे कि थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए मिलेंगे। तो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर अरेंज, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम, उसे हम कहते हैं ग्रेनम। अब एक ग्रेनम तो है नहीं क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेनम नंबर 1, ग्रेनम नंबर 2, ग्रेनम नंबर 3, ग्रेनम नंबर 4, चार ग्रेनम है। कलेक्टिवली इसको आप कहते हो ग्रेना। ठीक है, ग्रेनम सिंगुलर, ग्रेना प्लूरल। ठीक, अब ये जो ग्रेनम है वो आपस में कनेक्टेड है, राइट। इसी कनेक्शंस को, ये जो कनेक्शंस है इसे आप कहते हो स्ट्रोमा लेमेले और फ्रेट, आप इसे फ्रेट भी कह सकते हो। सो स्ट्रोमा लेमेले और फ्रेट्स। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में आपका फ्लोटिंग थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड अरेंज एज अ स्टैक ग्रेनम, बहुत सारे ग्रेनम, ग्रेना, ग्रेना के बीच का कनेक्शन स्ट्रोमा लेमेले या फ्रेट। क्लियर है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट क्लोरोप्लास्ट आया कहां से, दिस इज नथिंग बट एन एंसेस्ट्रल साइनोबैक्टीरिया। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी आपने पढ़ी थी सेल चैप्टर में। एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है, एक बड़े यूकैरियोट ने एक प्रोकैरियोट को इनगल्फ किया था। ये प्रोकैरियोट मॉडर्न डे साइनोबैक्टीरिया जैसा था, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था। तो जब इस बड़े यूकैरियोट ने इस छोटे यूकैरियोट को इनगल्फ किया, एंडोसाइटोसिस किया। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, इनगल्फिंग ऑफ वन बिग पार्टिकल बाय द लार्जर पार्टिकल, एंडोसाइटोसिस। तो ये जो छोटा बैक्टीरिया था इसे मर जाना चाहिए था, इसे डिजेनरेट हो जाना चाहिए था, बड़े यूकैरियोट का खाना बन जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। रैदर देन दैट, दिस इनगल्फ्ड साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म और बड़े यूकैरियोट के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई। मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी देना। बेसिकली आई विल गिव यू फूड, क्योंकि मुझे फोटोसिंथेसिस करना पता है, तुम मुझे प्रोटेक्शन देना। सो ये एंसेस्ट्रल साइनोबैक्टीरिया इस बड़े सेल के साथ सिम्बायोसिस करने लगा। सो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक्चुअली प्रोकैरियोटिक ओरिजिन से आया हमारे पास। प्रोकैरियोट इनगल्फ होके, मॉडिफाई होके हमारा क्लोरोप्लास्ट बन गया है। ठीक है, अब ये जो थाइलाकॉइड है ये और जो स्ट्रोमा है,
इसमें स्ट्रोमा में हमें इस थ्योरी के प्रूफ मिलते हैं। क्या प्रूफ मिलते हैं? कि भाई ये जो स्ट्रोमा है इसमें आपका डीएनए पाया जाएगा, इसमें आपका राइबोसोम्स पाया जाएगा, और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन बनाता है। और ये राइबोसोम्स कैसे हैं? ये राइबोसोम 70s टाइप के हैं, ठीक वैसे ही राइबोसोम्स जैसे प्रोकैरियोट्स के होते हैं बेटा। यही रीजन है कि हम एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी में विश्वास रखते हैं, और इसी इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को दिया था लिन मार्ग्यूलिस ने। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट हैज ग्रेना एंड स्ट्रोमा। अब ये दो सेटअप का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जहां एक फिजिकल एक्टिविटी होती है और एक केमिकल एक्टिविटी होती है। अब फिजिकल एक्टिविटी इज लार्जली कॉल्ड लाइट रिएक्शन। इसलिए लाइट रिएक्शन कहते हैं बिकॉज इसका काम है लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करो और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। केमिकल एनर्जी मतलब एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे घूमने नहीं दोगे, इलेक्ट्रॉन को आप इन मॉलिक्यूल्स में सेव कर दोगे। NADPH NADP, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप इन मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर दोगे, विच इज NADPH and ATP। NADPH और ATP को हम कहते हैं एसिमुलेटरी पावर या रिड्यूसिंग पावर। क्यों? क्योंकि एसिमुलेशन मतलब इस्तेमाल करना। तो लाइट रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को NADPH और ATP में सेव करता है, उसी रिएक्शन से बने NADH और ATP का इस्तेमाल कौन करता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को लाइट नहीं चाहिए, उसको बस लाइट रिएक्शन के द्वारा बनाए गए ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आप NADPH और ATP को स्ट्रोमा को दोगे, स्ट्रोमा इसी एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन जो इनके पास छिपे हुए हैं उसका इस्तेमाल करके आपका केमिकल एनर्जी बना लेगा, विच इज स्टार्च। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दो हिस्से हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट डिपेंडेंट है। अगर आपने लाइट ले लिया तो रिएक्शन नहीं होगा। डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इसे लाइट की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये डार्क में होगा, इसका सिर्फ ये मतलब है कि इसे लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। और ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? दो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल NADPH एंड ATP, जिसको हम एसिमुलेटरी पावर या रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। रिड्यूसिंग पावर क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो डार्क रिएक्शन is not called dark because it is happening in dark. No, it is called dark because it is independent of light. लाइट से उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जब तक लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं डार्क रिएक्शन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होगी तो कहां होगी, इतना क्लियर है। अब हमें समझना है पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो हम बार बार कह रहे हैं कि फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी एक फिजिकल मॉलिक्यूल चाहिए जो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दे। तो ये काम करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं विच इज आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ऐसा पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे, सिंपल। अब क्या है भाई ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, चलो देखते हैं। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बहुत तरह के हैं और इनको आप क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करेंगे क्रोमैटोग्राफी? देखो ग्राफ का मतलब है डिपिक्शन, रिप्रेजेंटेशन, क्रोमैटो का मतलब कलर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपके कलरफुल हैं और क्रोमैटोग्राफी से आप इसे सेपरेट कर सकते हो इनटू डिफरेंट कलर्स, क्योंकि हर एक पिगमेंट का थोड़ा थोड़ा कलर अलग है। पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्रोमैटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसीलिए हमें पता चला कि इतने सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट क्यों हो पाए ये पिगमेंट्स? क्रोमैटोग्राफी होता क्या है ये समझना पड़ेगा। ब्रीफ में हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं।
तो क्रोमैटोग्राफी में हम दो तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, एक सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? इस सोल्यूशन को आप कहते हो मोबाइल फेज। मोबाइल का मतलब जो हिल सके, जो मूव कर सके। मोबाइल फेज मूव हो सकता है। कहाँ मूव होगा भाई? मूव होगा इनटू अ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है? ऐसा फेज जो मूव नहीं हो सकता। यूजुअली सम फॉर्म ऑफ फिल्टर पेपर, कोई फॉर्म ऑफ फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर हिल नहीं सकता, बट सॉल्यूशन जो है फिल्टर पेपर में डिफ्यूज होके कैपिलरी एक्शन के थ्रू हिल सकती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपना जो पिगमेंट था वो मोबाइल फेज में डिपॉजिट कर दिया, स्टेशनरी फेज में डिपॉजिट कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ आवर पिगमेंट्स। हमने प्लांट लीफ से अल्कोहल में ग्राइंड किया, अल्कोहल में सारे पिगमेंट्स आ गए, उसको हमने फिल्टर पेपर पे डाल दिया और फिल्टर पेपर को मोबाइल फेज में डिप कर दिया। अब ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने एक्चुअली थोड़ा नीचे बना दिया, मुझे थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था इसे, दैट इज़ बेटर। ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन से थोड़ा बाहर। ठीक, अब क्या होगा, इफ दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पिगमेंट दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स होते क्या हैं एक्चुअली में? ये डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल ही तो है। एंड इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपस में थोड़ा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा भाई? इसलिए क्योंकि उनके जो ग्रुप्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अलग हैं। किसी में फॉर्माइल ग्रुप हो सकता है, किसी में अल्कोहल ग्रुप होगा, किसी में मिथाइल ग्रुप होगा, क्या पता, अलग अलग पिगमेंट्स में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अब अलग अलग ग्रुप्स होने के कारण होता क्या है, they have different attraction for, O bar is for mobile phase, and they have different attraction for stationary phase। उनका स्टेशनरी फेज के लिए अलग अट्रैक्शन है, मोबाइल फेज के लिए अलग अट्रैक्शन है। अब जिसका मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है वो जल्दी जल्दी भागेगा, क्योंकि वो मोबाइल फेज के साथ आगे बढ़ना चाहता है। सो मॉलिक्यूल्स जो आगे बढ़ रहे हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स TW0, मतलब टूवर्ड्स मोबाइल फेज। और ठीक वैसे जो मॉलिक्यूल धीरे धीरे भाग रहे हैं, these molecules are more attracted towards stationary phase। तो ये फिल्टर पेपर से चिपक के रहना चाहते हैं, इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। जो मोबाइल फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वो जल्दी जल्दी भागेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर we can isolate them because they will cover different distance on the filter paper in chromatography setup। तो क्रोमैटोग्राफी की ही मदद से हमने अलग अलग तरह के पिगमेंट्स को निकाल लिया कि चलो देखो ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, फाइकोसाइनिन है, फाइकोराइथ्रिन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी सिंपल एक लाइन में लिख देती है कि भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग क्रोमैटोग्राफी। अब दो तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, प्राइमरी और एक्सेसरी। अब यहाँ पे देखो एक एनसीईआरटी बेस्ड डिफरेंस समझना जरूरी है। प्राइमरी पिगमेंट का सिंपल मतलब है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दे विल अब्सॉर्ब लाइट एंड किक आउट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्राइमरी पिगमेंट का मतलब है वो लाइट को अब्सॉर्ब करके इतनी कैपेसिटी में अब्सॉर्ब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। अब समझो इस बात को, इलेक्ट्रॉन को क्यों बाहर निकाल रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन का रूल है, इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी वो उस एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मेरे शेल्स हैं, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ऑर्बिट में होगा, लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट में। जब आप सनलाइट की एनर्जी एक लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को दोगे तो वो हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है। अब किसी मॉलिक्यूल के पास लिमिटेड ऑर्बिट्स हों
तो वो इलेक्ट्रॉन अब वहाँ रह ही नहीं सकता, तो उसको जंप करके किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाना होगा जो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट को रखता है। अब इसको मैं एक बहुत रिलेटेड एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सबका ड्रीम कॉलेज क्या है? अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल यूजी, तो आपका ड्रीम कॉलेज है एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली का कट ऑफ क्या होगा? यू आर वेरी श्योर 720, 718, 716 में भी, उससे ज़्यादा, उससे कम तो नहीं। अगर उससे कम किसी का नीट स्कोर है तो एम्स बोलेगा थैंक यू सो मच, आप देखो सफदरजंग चले जाओ, या सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज चले जाओ, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज चले जाओ, एफएमसी चले जाओ, बट हम तो 718 से लेंगे। ठीक है, बट अगर आप 718 स्कोर के साथ मतलब एफएमसी में जाओगे तो, या किम्स में जाओगे, तो किम्स बोलेगा आपको कि भाई देखो आपका स्कोर तो अच्छा है, मैं आपका स्कोर को एडमिट नहीं करूंगा, क्योंकि आप अगर एम्स में जाओगे तो ज़्यादा फायदा है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, है ना, आप उस हायर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ यही है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी को मीट करती है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को आपने ज़्यादा एनर्जी दे दी तो वो अपने से हायर ऑर्बिट में जाएगा। अगर आपने उससे भी ज़्यादा एनर्जी दे दी तो उस मॉलिक्यूल के पास अब उससे हाई एनर्जी की ऑर्बिट ही नहीं है, तो वो ढूंढेगा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऑर्बिट में मैं अपनी हाई एनर्जी के साथ रह सकता हूँ, और वो उस मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। और यही हमारा गोल भी है। दिस इज वॉट आवर गोल इज, किक आउट द इलेक्ट्रॉन विद अ हाई एनर्जी। ठीक है, और जो पिगमेंट ऐसा कर सकते हैं, जो एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन को अपने हायर ऑर्बिटल में पुश कर सकते हैं, उसको प्राइमरी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लॉजिक, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है क्लोरोफिल ए इज द ओनली प्राइमरी पिगमेंट। ठीक है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब प्राइमरी पिगमेंट दो हमने देखे हैं, क्लोरोफिल, और कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए ओनली। क्लोरोफिल बी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज नॉट प्राइमरी पिगमेंट। ठीक है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए आपको बस एक ग्रॉस आइडिया होना चाहिए। आपका क्लोरोफिल ए एक पतंग की तरह दिखता है। कैसा पतंग भाई? एक रिंग, पतंग कैसा होता है? कुछ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, स्क्वायर रिंग, और उसके नीचे आप एक डोर लगाते हो जिसको आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। इस रिंग को कहते हैं पोरफायरिन रिंग, और इस टेल को कहते हैं फाइटोल टेल। ठीक है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर हैं, एक पोरफायरिन रिंग और एक फाइटोल टेल। पोरफायरिन रिंग के अंदर मैग्नीशियम होगा हमेशा। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना, हम साइटोक्रोम पढ़ेंगे अभी, या आप मायोग्लोबिन पढ़ते हो, हीमोग्लोबिन पढ़ते हो, सब में पोरफायरिन रिंग है, सब में देर इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, और रिंग के अंदर देर इज सम एटम, मेटल एटम। जैसे मायोग्लोबिन में आयरन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, साइटोक्रोम में आयरन है, कुछ साइटोक्रोम में कॉपर भी हो सकता है, इसलिए। ठीक है, सो क्लोरोफिल हैज अ रिंग्ड स्ट्रक्चर विद अ हाइड्रोकार्बन टेल अटैच्ड लाइक इन अ काइट, परफायरिन रिंग और फाइटोल टेल। अब आपको कम से कम दो तरह की क्लोरोफिल के बारे में पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा क्लोरोफिल भी है। कौन से दो भाई? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, अब इसका कलर भी होना चाहिए, याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो क्लोरोफिल ए इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन कलर, क्योंकि वो थोड़ा बाहर की तरफ ऑब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल बी थोड़ा अंदर की तरफ ऑब्जॉर्व करता है, तो येलो ग्रीन की तरफ, ऐसे याद रखना, ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन। ब्लू क्यों? क्योंकि बाहर, बाहर ब्लू है, अंदर येलो क्यों? क्योंकि अंदर जो है थोड़ा रेड की तरफ आ गया ना, तो इसलिए येलो। सो ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन। एनसीईआरटी कहती है सिर्फ क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट, और ये बात सच है कि क्लोरोफिल ए ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, क्लोरोफिल बी अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को देता है। दिस इज वाई क्लोरोफिल बी को एनसीईआरटी प्राइमरी पिगमेंट नहीं मानती। ठीक है, अब यहाँ पे एक की पॉइंट है, क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट इन ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है, बट इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में भी, अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, वहां भी प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही है। ठीक, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या है? साइनोबैक्टीरिया को अगर क्लोरोफिल ए मिला तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को रिलीज ना कर पाए, फोटोसिंथेसिस करेगा बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। अब आपको याद आ रहा होगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हमने जो पढ़ा था,
CB वैन नील ने एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर जो H2S को यूज करके सल्फर बनाता है, बस वही है। ठीक। सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम सुनते ये मत सोच लेना कि साइनोबैक्टीरिया के पास भी वो है, नहीं, साइनोबैक्टीरिया के पास भी प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही है। ठीक। सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज इन एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ये अल्ट्रावायलेट और फार रेड रीजन को अब्सॉर्ब करता है। 960 नैनोमीटर्स इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है। ठीक है। नाउ अब आते हैं एक्सेसरी पिगमेंट का। अब एक्सेसरी पिगमेंट का क्या काम है? देखो, आप समझो कि लाइट जो आपको मिल रही है वो ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, सब कुछ है। अब ये तो सेंस नहीं बनता ना कि आप लाइट का सिर्फ ब्लू और रेड को अब्सॉर्ब करके बाकी सबको फेंक रहे हो। इट डज नॉट मेक सेंस। क्यों? इससे दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कौन सी दो प्रॉब्लम? फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ यूजेबल एनर्जी। आप बाकी पिगमेंट, बाकी सनलाइट के वेवलेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप एनर्जी को यूज करने का मौका छोड़ रहे हो। डज नॉट मेक सेंस। दूसरा, आप ये मत उम्मीद करो कि जो ग्रीन वेवलेंथ आया होगा वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया होगा, है ना? थोड़ा ना थोड़ा वो अपना हीट तो छोड़ेगा ही, है ना? जब भी लाइट आपको हिट करती है, पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा का पूरा कोई भी सिंगल वेवलेंथ पूरा का पूरा वापस आप रिफ्लेक्ट कर दो। कुछ तो अब्जॉर्प्शन हो ही जाएगा, और वो अब्जॉर्प्शन हीटिंग क्रिएट करेगा, राइट? तो एक्सेसरी पिगमेंट का इस्तेमाल क्या है? पहले तो वो हीटिंग बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो लाइट को अब्जॉर्ब करके करते क्या है? उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? अपनी एनर्जी को पास कर देते हैं आपके प्राइमरी पिगमेंट के पास। ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ accessory pigment? It absorbs the broader spectrum of light, protects the plant from burning out आपका प्राइमरी पिगमेंट। अब बर्निंग आउट का मतलब जलना नहीं, बर्निंग का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब आप समझ सकते हो प्राइमरी पिगमेंट प्राइमरी क्यों है? दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर गया ना, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए प्राइमरी पिगमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज ना करे, सारा लाइट को हम यूज़ भी कर पाएँ, तो इसके लिए एक्सेसरी पिगमेंट्स हमारे पास है। ठीक है। अब एक्सेसरी पिगमेंट्स के दो एग्जाम्पल, कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। कैरोटिनॉइड्स, नाम आया कैरेट से। फाइकोबिलीन्स। कैरोटिनॉइड्स कैसा है? ब्लू रीजन में अब्जॉर्ब करता है, इसलिए रेड जैसा दिखता है। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ब्लू से थोड़ा इधर अब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए येलो टू येलो ऑरेंज दिखता है। हम वैसे दिखते हैं जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो वेवलेंथ मेरे पास रह गया। क्लोरोफिल ब्लू और रेड को अब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्ट कर दिया क्लोरोफिल वैसा दिखेगा। ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए मुझे ग्रीन दिख रहा है। सो क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन बिकॉज वो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये येलो ग्रीन बिकॉज ये येलो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक। सो कैरोटिनॉइड्स दे लुक येलो टू येलो ऑरेंज बिकॉज वो येलो टू येलो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक। अब xanthophyll कैसा दिखता है? हाउ डज इट लुक? इट लुक्स येलो। कैरोटीन हाउ डज इट लुक? स्लाइटली येलो टू ऑरेंज। ठीक है। सो xanthophyll येलो, येलो ऑरेंज, बीटा कैरोटीन। अगर आपको कहीं ल्यूटीन दिखा हुआ मिल जाए, सेम थिंग, वो भी कैरोटिनॉइड है। ठीक। सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स इज फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन के दो एग्जांपल आपको रखने चाहिए, याद रखने चाहिए। फाइको इराइथ्रिन रेड दिखता है, यानी ये ब्लू अब्जॉर्ब करेगा। ये आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, सॉरी प्लांटे में भी पढ़ा था कि आपके रेड एल्गी रेड क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो रेड, आपके रेड एल्गी रेड इसलिए दिखते हैं क्योंकि रेड को रिफ्लेक्ट करते हैं, ब्लू अब्जॉर्ब करते हैं, और ब्लू बिना कटे, बिना डिस्ट्रीब्यूट हुए डीपर वाटर्स में पहुंच सकता है। इसीलिए ब्लू लाइट इज अब्सॉर्ब्ड इन डीपर डेप्थ and they have the pigment phycoerythrin. What is phycocyanin? Cyanin, blue. Cyan means blue. तो वो ब्लू दिखता है, तो अब्जॉर्ब क्या करेगा? ऑरेंज। ठीक। अब हमें एक ग्राफ बनाना है विच इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताता है कौन सा
वेवलेंथ कितना अब्जॉर्ब होगा बाय विच पिगमेंट्स। सो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस वेवलेंथ बाय वेरियस पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, कौन सा वेवलेंथ, कितना एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल ए बाहर की तरफ और क्लोरोफिल ए के दो पीक्स होंगे, एक छोटा पीक, एक बड़ा पीक और एक बड़ा पीक यहाँ। सो ब्लू एंड रेड। फिर अंदर की तरफ क्लोरोफिल बी, और आप देखो क्लोरोफिल बी का पीक क्लोरोफिल ए से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये याद रखना, क्योंकि कई बार हम आपको ये डायग्राम देके सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर हम क्या बनाएंगे, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स थोड़ा और अंदर की तरफ ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये हो गया कैरोटीनॉइड्स। ठीक, बाहर की तरफ ए, अंदर की तरफ बी एंड फिर कैरोटीनॉइड्स। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कंफ्यूज मत होना। रेड, अगर हम बोलें रेड, तो इसका वेवलेंथ हाई है, फ्रीक्वेंसी लो है। ब्लू की बात करें तो इसका वेवलेंथ लो है, फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है हमें। अब ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सिमिलरली हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। अब एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, बस एक्शन मींस फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो हमने फोटोसिंथेसिस का रेट नापा एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो एक्स एक्सिस पे मेरा वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हमने कैसा दिखा, हमने दिखा ऐसा, ये जो ब्लैक सी लाइन है, दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक, अब यहां पे हमें एक चीज क्या देखनी है भाई, क्लोरोफिल ए जहां जहां था, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वहां वहां ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए एक एक्शन स्पेक्ट्रा में ये बताता है कि क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट। हालांकि इसके पीछे एक ट्रिक है, एक छोटी सी फाइन पॉइंट है जो लोग हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पुराने ज़माने में पहले क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करते थे, रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, और क्लोरोफिल ए ही है जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसीलिए एक्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को मैच करता है। ठीक, सो जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए और एक्शन स्पेक्ट्रा को ओवरलैप किया तो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखे, तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला कि भाई एक्शन स्पेक्ट्रा इज सिमिलर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये आपको पिगमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एक और चीज़, दो और चीज़ पता होनी चाहिए, अभी हम फोटो सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इन सम टाइम, बट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो पूछते नहीं हैं अब, पहले पूछते थे। तो C55H72O5N4Mg O6N4Mg, और हाइड्रोजन घट गया। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, है ना, याद रखना, याद रखने से दिस विल बी बेटर। ठीक है, चलो, so this is where we end this lecture. In the next class we'll start talking about the photosystems and we'll start talking about the light reaction. ठीक है, चलो, take care, bye bye.